नोट इशू हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड फिड्यूशरी मेथड, सेकंड प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम, एंड थर्ड वन इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम. सो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है फिक्स्ड फिड्यूशरी इशू. फिक्स्ड फिड्यूशरी इशू हम कहते हैं, इस फिड्यूशरी कहते हैं आईनी या कानूनी लिमिट को. दैट इट इज अ फिड्यूशरी लिमिट का मतलब है कि आइन ने या कानून ने जो लिमिट सेट की है, दैट इज कॉल्ड फिड्यूशरी लिमिट. अब एक तरीकाकार नोट इशू करने का ये है कि मार्केट की या मुल्क की या इकोनॉमी की डिमांड सप्लाई या ज़रूरत को देखते हुए एक लिमिट सेट कर दी जाती है. लेट्स से 10 बिलियन या लेट्स से 100 बिलियन या लेट्स से 1000 बिलियन. तो एक सर्टन लिमिट सेट की कर दी जाती है कि इतनी लिमिट तक मुल्क का सेंट्रल बैंक नोट इशू कर सकता है. दैट मीन्स वो जो सीलिंग है, वो जो अपर लिमिट है या जो मैक्सिमम लिमिट है, जिस लिमिट तक वो नोट इशू किए जा सकते हैं, दैट लिमिट इज कॉल्ड फिड्यूशरी लिमिट. क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लेट्स से एक मुल्क को एक कानून बनता है या लॉ बनता है या आइन के मुताबिक हर मुल्क, किसी एक मुल्क का सेंट्रल बैंक 100 बिलियन नोट की डिनोमिनेशन के नोट इशू कर सकता है. अब वो चाहे 500 वाले करे, चाहे 1000 वाले करे या चाहे 5000 वाले करे, बट मैक्सिमम लिमिट इज 100 बिलियन. सो दैट मीन्स 100 बिलियन से ऊपर नोट इशू नहीं कर सकते. so, जो हमने कैपिंग कर दी है, जो लिमिट लगा दी है, जो सीलिंग लगा दी है, जो मैक्सिमम अमाउंट हमने डिस्कस कर ली, दैट इज कॉल्ड फिड्यूशरी लिमिट. सो अगर कोई, ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं फिक्स्ड फिड्यूशरी इशू, इसके मुताबिक अगर कोई मुल्क अपने लिमिट तक जितने मर्जी नोट चाहे इशू कर ले और उसकी बैक पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मौजूद होती हैं, दैट काइंड ऑफ मेथड टू इशू नोट्स इज कॉल्ड फिक्स्ड फिड्यूशरी इशू. और अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस करना है, यानी कि लिमिट थी 100 बिलियन और आप 105 बिलियन नोट इशू करना चाहते हैं, तो 100 बिलियन तक तो बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा. जो ऊपर के 5 बिलियन आप इशू करेंगे, उसकी बैक पे 100% गोल्ड रखना पड़ेगा. सो लिमिट तक आप इशू कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बैकिंग पे, लेकिन अगर आपको उस लिमिट से ऊपर जाना है तो अब आपको 100% जितने भी आप इशू करना चाहते हैं, 100% वैल्यू का गोल्ड अपने पास रखना पड़ेगा. अगर आपके पास गोल्ड नहीं है तो आप नोट इशू नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड फिड्यूशरी इशू. समझ आ गया ये पॉइंट? यस सर. यस सर. ऑल राइट. सो फिक्स्ड फिड्यूशरी इशू के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं. आपने मेटालिक मनी जब पढ़ी थी तो उसमें हम मेटालिक से पेपर मनी पे गए इसीलिए थे, या मेटालिक में भी फुल बॉडीड मनी से टोकन मनी पे गए इसलिए थे क्योंकि गोल्ड के रिजर्व्स कम होते हैं. जब इकोनॉमी बढ़ती जाती है, मुल्क की नीड बढ़ती जाती है या इकोनॉमी की जरूरत बढ़ती जाती है, तो पैसों की जरूरत है लेकिन रिजर्व्स मौजूद नहीं है. लेकिन फिक्स्ड फिड्यूशरी में क्या तरीकाकार है कि एक सर्टेन लिमिट तक तो आप नोट इशू कर सकते हैं, लेकिन उस लिमिट के बाद अगर आप इशू करना चाहते हैं तो आपको 100% गोल्ड रखना पड़ेगा. अब इस एक्टिविटी का फायदा ये है कि मुल्क में जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल रहती है. क्यों कंट्रोल रहती है? कि अगर आपके पास गोल्ड होगा तो ही आप नोट इशू कर सकेंगे, अगर गोल्ड नहीं है तो आप नोट इशू नहीं कर सकते. सो मुल्क के अंदर एक मनी सप्लाई की जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा, कंट्रोल रहेगा. नंबर वन, दिस इज द बेनिफिट. ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि अगर मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है, इकोनॉमी में बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशन हो जाती है. सो जब मार्केट में मनी सप्लाई रहेगी ही कंट्रोल में, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा आप इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि आप नोट इशू नहीं कर सकते, गोल्ड रिजर्व्स नहीं है, तो ना तो मनी सप्लाई बढ़ेगी और इसी तरह ना ही फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगी. दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट. देन सेकेंड बेनिफिट इज नो डेंजर ऑफ ओवर इशू. कि आप बिला झिझक नोट इशू नहीं कर सकते बिकॉज देर इज अ रिक्वायरमेंट कि अगर नोट इशू करने हैं तो फिर आपको गोल्ड रखना पड़ेगा. सो एक लिमिट है, एक रिकॉर्ड है, एक चीज मेंटेन की जा रही है कि अगर आपके पास रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स या मेटालिक रिजर्व्स मौजूद नहीं है तो आप नोट इशू नहीं कर सकते. सो जो ओवर इशुएंस है, जो नोट को
अंधाधुंध इशू करने की बात है, इट कैन नॉट बी डन अंडर दिस मेथड ऑफ इशुएंस ऑफ नोट्स, दैट इज फिक्स्ड फिड्यूशरी इशू। तो ये कुछ फायदे थे। फिर नुकसान भी है इसका। नुकसान है इनएलास्टिसिटी, कि अगर आपके मुल्क को पैसों की जरूरत भी है, आपका मुल्क अच्छे तरीके से चल भी रहा है, इकोनॉमी को पैसों की जरूरत है, लेकिन आपके पास रिजर्व्स नहीं है, नाउ दिस सिस्टम इज इनएलास्टिक, कि अगर आपके पास गोल्ड नहीं है तो अब आप नोट इशू नहीं कर सकते, चाहे आपकी इकोनॉमी को जरूरत है या नहीं है। तो ये उसका नुकसान है कि मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक ये जो नोट इशू करने का तरीकाकार है, इसमें फिर इनलास्टिसिटी आ जाती है, रुकावट आ जाती है, हिंड्रेंस आ जाती है, कि अगर रिजर्व्स नहीं है, गोल्ड रिजर्व्स नहीं है, मेटालिक रिजर्व्स नहीं है, तो आप नोट इशू नहीं कर सकते। दिस इज डिसएडवांटेज। This was the first method to issue notes. Second method to issue notes is proportionate reserve system. Proportionate reserve system का मतलब ये है कि इकोनॉमी जितने भी नोट इशू करेगी वो बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा, वैसे ही जैसे फिक्स फिड्यूशरी में था। और उसके बाद अगर कोई जो भी नोट इशू कर रही है उसकी एक सर्टन परसेंटेज, वो परसेंटेज डिसाइड हो सकती है 25%, 10%, 15%, 30%, वो एक सर्टन परसेंटेज जो होगी वो बैक्ड बाय गोल्ड होगी, बैक्ड बाय मेटालिक रिजर्व्स होगी, और बाकी जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर एक मुल्क ने रखा है दैट 25% प्रोपोर्शन ऑफ द मनी बीइंग इशूड, उसके इक्विवेलेंट वैल्यू का गोल्ड रखना है, और जो बाकी अमाउंट है उसके अगेंस्ट आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ इशुएंस और दैट काइंड ऑफ नोट इशुएंस मेथड इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम। एग्जाम्पल ये है कि अगर आप 100 रुपए का नोट इशू करना चाहते हैं और आपके मुल्क ने 25% प्रोपोर्शन डिसाइड की है, सो दैट मीन्स टू इशू अ नोट ऑफ ₹100 यू नीड टू हैव गोल्ड इक्विवेलेंट टू ₹25। 25 रुपए के बराबर आपको गोल्ड रखना है, और बाकी 75 रुपीज के अगेंस्ट आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी है, तो आप नोट इशू कर सकते हैं। So this is called proportionate reserve system. इसको अगर हम कंपेयर करें फिक्स फिडूशरी से, तो आपने देखा था फिक्स फिडूशरी में एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा आपको 100% गोल्ड रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको 100% नहीं रखना पड़ रहा, बल्कि एक सर्टेन प्रोपोर्शन, वो 25% भी हो सकती है, वो 30% भी हो सकती है, वो 35% भी हो सकती है, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो उस प्रोपोर्शन के मुताबिक आपको गोल्ड रखना है, और बाकी जितना भी है वो आप उसके बगैर बगैर गोल्ड रखे या बगैर मेटालिक रिजर्व रखे इशू कर सकते हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम। जी, इसमें कुछ समझ नहीं आया था पूछना। सर ये कि ना हमने यानी कि फुल फुल लिमिट थी उससे एक्सीड एक्सीड करके यानी कि फिर उसके बाद इतने प्रोपोर्शनल गोल्ड रखे और फिर उस तरह से ये नहीं थोड़ा। नहीं 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 नहीं, फिक्स फिडूशरी में एक लिमिट थी, फिक्स फिडूशरी में लिमिट थी, और लिमिट तक अगर आप नोट इशू करते हैं तो वो सिर्फ बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसमें कुछ भी गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है। जब आप लिमिट को क्रॉस करते थे तो आपको गोल्ड रखना था, ये था फिक्स फिडूशरी में। लेकिन जब हम प्रोपोर्शनेट की बात करते हैं तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें अगर आपने 100 रुपया भी इशू करना है तो भी उसकी बैक पे एक सर्टन परसेंटेज में गोल्ड रखना है। अब आप चाहे 100 इशू करें, चाहे 1 लाख इशू करें, चाहे 1 बिलियन इशू करें, चाहे 100 बिलियन इशू करें, जितने भी आप इशू कर रहे हैं उसकी बैकिंग पे उस डिनोमिनेशन की एक सर्टन परसेंटेज के मुताबिक आपने गोल्ड को बैक पे रखना है। इसमें वो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एनीवन, तो मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ, अगर क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। नो सर कंफ्यूजन? जी पूछे। सर इसमें ये है कि हम कोई लिमिट नहीं होगी, जो भी इशू करेंगे उसके ऊपर हमें परसेंटेज रखनी पड़ेगी गोल्ड की भी, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगी वो रखनी पड़ेगी, इस पे कोई लिमिट नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। अगर आपने पहला 100 रुपए का नोट भी इशू करना है तो लेट से आपके मुल्क ने 30% परसेंटेज रखी हुई है, प्रपोर्शन रखी हुई है, तो इसका मतलब है अगर पहला 100 रुपया भी इशू होगा तो 30% उसके बराबर गोल्ड रखना पड़ेगा, और जो बाकी 70% बचता है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी जा सकती है।
सो इसमें कोई लिमिट नहीं है, अब आप चाहे एक 100 रुपए का नोट इशू करें, चाहे 100 बिलियन के पैसे इशू कर दें। 100 बिलियन की बात होगी तो इसका मतलब है उसका 30% आपको गोल्ड रखना है और बाकी 70% बैक बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है। जी ठीक है सर, थैंक यू। अब इसके भी कुछ फायदे और नुकसानात हैं। सो फर्स्ट मेरिट इज इट इज अ वाइडली प्रीवेल्ड सिस्टम, पूरी दुनिया में ज्यादातर यही सिस्टम चलता है। क्यों चलता है? बिकॉज ये इलास्टिक है। इलास्टिक से मतलब अगर आपके मुल्क को पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप उस पैसे की एक सर्टेन परसेंटेज गोल्ड के तौर पे रख लें और बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पे रख के आप नोट इशू कर सकते हैं। फिक्स फिडुशरी में ऐसा नहीं था, वो इन इलास्टिक सिस्टम था कि अगर अब आपको एक लिमिट से ज्यादा एक 100 रुपया भी इशू करना है तो 100 रुपए के बराबर गोल्ड नहीं होगा तो आप नोट इशू नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा नोट इशू करने हैं तो उसका सिर्फ 25% या 30% या 35% जो भी डिसाइडेड है, सिर्फ उतनी परसेंटेज में गोल्ड रखना है, बाकी आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रख के नोट इशू कर सकते हैं। सो इट्स कंपैरेटिवली इलास्टिक सिस्टम के आप इकोनॉमी की जरूरत के मुताबिक चल सकते हैं, नोट इशू कर सकते हैं। देन हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी। हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी मीन्स के नोट की बैग पे या पैसों की बैग पे गोल्ड मौजूद है। अभी इससे अगला हम सिस्टम जो पढ़ेंगे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये बेसिकली उसके कंपैरिजन में दिया गया है कि अगर 100 रुपए का आपने नोट इशू किया है तो कुछ ना कुछ गोल्ड की फॉर्म में मौजूद है, चाहे 25% है, चाहे 30% है, जो भी परसेंटेज है, लेकिन कुछ ना कुछ गोल्ड मौजूद है। सो अगर लोग गोल्ड डिमांड करते हैं या आपके मुल्क की करेंसी को एक्सचेंज करने की बात आती है तो उसकी बैक पे एक ऐसे रिजर्व्स मौजूद हैं जो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, जैसे गोल्ड पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स। देन द नेक्स्ट सिस्टम और द नेक्स्ट मेथड ऑफ नोट इशुएंस इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सर, जी बेटा। इसका एक और बेनिफिट भी है रिस्पॉन्सिव का। रिस्पॉन्सिवनेस और इलास्टिक एक ही बात है। रिस्पॉन्स से मतलब यह है इफ रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, दैट इफ मिस्टर ए इज डूइंग समथिंग मिस्टर बी इज गिविंग रिस्पॉन्स। तो सिमिलरली अगर आपकी इकोनॉमी को जरूरत है पैसों की और आपका जो नोट इशुएंस का तरीका है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि ठीक है आप सिर्फ 25 या 30% गोल्ड या रिजर्व रख के नोट इशू कर लें, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। सो ये चीज मैंने आपको इलास्टिसिटी में एक्सप्लेन कर दी कि अगर आपके मुल्क को पैसों की जरूरत है तो आपका जो नोट इशू करने का तरीकाकार है वो उसको उसी तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है कि यस यू कैन इशू द नोट्स जस्ट बाय कीपिंग 25% और 30% इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ गोल्ड, और बाकी जो 70% है हम उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पूरा कर लेंगे लेकिन आप नोट इशू कर लें। सो दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है सर। ठीक है, कुछ चीजें जो हैं इसमें मैं स्किप इसलिए भी कर रहा होता हूँ कि वो रेपिटेटिव है और आपने भी पढ़नी है, तो ताकि अगली दफा कोई क्वेश्चन भी आए मुझे पता चले कि आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा। बट इट्स गुड दैट यू आर टेकिंग इंटरेस्ट के आगे भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ऑल राइट, सिमिलरली डिसएडवांटेजेस हैं वो आप पढ़ेंगे खुद से, जो नहीं समझ आएगी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ओके, एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम था पाकिस्तान पहले इसी के मुताबिक चलता था। फ्रॉम द इंडिपेंडेंस जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने टेक ओवर किया इस सारे सिनेरियो को, ये चीज आपने कहीं पाक स्टडीज में पढ़ी होंगी कि जब आजाद हुआ था पाकिस्तान तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जो इंडिया का सेंट्रल बैंक था वो रिस्पॉन्सिबल था पाकिस्तान की करेंसी और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट टिल 1948 और 1949 जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है वही पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करेगा, और जो भी डिवीजन हुई थी उसका 30% जो रिजर्व था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो पाकिस्तान को मिलना था और 70% इंडिया के पास जाना था, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल ने डिस्ट्रीब्यूशन की थी। बट देन इट वाज रियलाइज्ड के जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, वो फेवरेटिज्म कर रहा है इंडिया को। इसी वजह से पाकिस्तान को रिजर्व्स का जो हिस्सा मिलना था या जो डिस्ट्रीब्यूशन या जो एसेट्स मिलने थे वो भी नहीं मिले। देन कायदे आजम डिसाइडेड कि हम अपने मुल्क का सेंट्रल बैंक खुद से बनाएंगे बिकॉज इंडिया की जो इंटेंशन है दैट इज मलिशियस, वो ठीक से पाकिस्तान की फेवर में काम नहीं कर रहे, इसलिए फिर 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया था।
तो तब से लेके 1965 तक पाकिस्तान में जो नोट इशुएंस का मेथड था दैट वाज प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम। सो दैट मीन्स कि पाकिस्तान जो भी नोट इशू करता था उसकी बैक पे एक सर्टेन परसेंटेज की फॉर्म में गोल्ड रखा जाता था और बाकी बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता था और वो नोट इशू कर दिया जाता था। सो दिस वाज द टाइम टिल 1965। उसके बाद फिर मिनिमम रिजर्व सिस्टम के ऊपर आ गया पाकिस्तान। वो क्या है वो अब डिस्कस करते हैं। दैट मिनिमम रिजर्व सिस्टम इज कि आपको कोई भी ऐसी करेंसी, कोई भी ऐसे रिजर्व्स, कोई भी ऐसा मेटालिक रिजर्व, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो यन है, मतलब ऐसी चीजें जो पूरी दुनिया में ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं, एक सर्टन अमाउंट या एक सर्टन आप कह लें कि रिजर्व फिक्स कर लिए जाते हैं कि हर टाइम आपके पास ये मौजूद होने चाहिए। अगर ये मौजूद है तो आप जितने मर्जी चाहे नोट इशू करें। दैट इज कॉल्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ये डिसाइड करता है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कि 12 बिलियन डॉलर अगर हमारे पास है, दिस इज आवर मिनिमम रिजर्व सिस्टम, कि इससे कम रिजर्व हमारे पास नहीं होने चाहिए। तो अगर आपके पास 12 बिलियन डॉलर मौजूद हैं तो फिर आप जितने मर्जी नोट इशू करें। दिस काइंड ऑफ मेथड और दिस काइंड ऑफ नोट इशूइंग मेथड इज कॉल्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्लियर हो गई ये बात? Yes, sir. जी सर। All right, so this kind of method or this kind of note issuance method is called minimum reserve system। और अब पाकिस्तान इसी पे चलता है। आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़ में कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 13 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गए या 12 बिलियन डॉलर से कम हो गए। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, जिस दिन खुदा ना खास्ता अगर वो एक सर्टन लिमिट से भी कम हो जाते हैं, दैट मीन्स एज पर रूल द स्टेट बैंक कैन नॉट इशू एनी न्यू नोट। सो दिस काइंड ऑफ मेथड इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब अगेन इसी के भी फायदे हैं और इसके भी कुछ नुकसानात हैं। फायदा पहला वही है इलास्टिसिटी, कि जितनी मुल्क को जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली आप नोट इशू कर सकते हैं, क्योंकि बैकिंग पे कोई गोल्ड तो रखना ही नहीं है। देन रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव ये भी वैसे ही है कि अगर आपकी इकोनॉमी को पैसों की जरूरत है तो उसके अकॉर्डिंगली आप नोट इशू कर सकते हैं। सो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, जैसे आपकी इकोनॉमी रिक्वायर करती है। उसके बाद है जी सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब ये है कि जो भी आपकी सेंट्रल अथॉरिटी है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो मॉनिटर कर रही होती है कि मुल्क में कितने पैसों की जरूरत है, कितने नोट इशू किए जा सकते हैं, उसकी बैग पे क्या रखना चाहिए। तो ऑन गोइंग प्रोसेस है ये मॉनिटरिंग का, इसलिए ये सिर्फ सेफ इतना ज्यादा नहीं है कंपैरेटिव टू द रेस्ट ऑफ द टू। सबसे ज्यादा सेफ हम कहते हैं जी फिक्स्ड फिडुशियरी इशू है, फिर उससे कम सेफ हमारे पास प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम है कि कोई परसेंटेज तो है गोल्ड की, और उससे भी कम सेफ फिर ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। नेक्स्ट बेनिफिट इज इट इज सूटेबल फॉर मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड के लिए सूटेबल क्यों है? अगेन ये सेम बात, इलास्टिसिटी वाली बात ही है कि मुल्क क्योंकि एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि नए नए चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं, ट्रेड बढ़ रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है। सो इन सारे चीज़ों में जब नोट्स की या पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो ये मेथड कंपैरेटिवली इजी है। इसके थ्रू आप जब चाहे नोट इशू कर सकते हैं। फायदों के साथ फिर नुकसानात भी हैं। एक नुकसान है कि ये कन्वर्टेबल नहीं है, इनकन्वर्टेबिलिटी। जैसे आपने देखा था फिक्स्ड फिडुशियरी में अगर आप लिमिट से ऊपर नोट इशू करते हैं तो 100% गोल्ड है। सो जब चाहे आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लें या ऐसी चीज में कन्वर्ट कर लें जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। अगर हम बात करते हैं प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम की तो उसमें भी ऐसा ही है कि ठीक है 100% तो नहीं, बट एक सर्टन परसेंटेज फिर भी कन्वर्टेबल है इनटू द गोल्ड और मेटालिक रिजर्व्स। लेकिन यहाँ पे बात करें तो बैक पे कोई गोल्ड नहीं है, जस्ट एक सर्टन अमाउंट ऑफ रिजर्व्स है। वो रिजर्व्स मौजूद हैं तो आप नोट इशू करते ही चले जा रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोपोर्शन, इररिस्पेक्टिव के कितने नोट चाहिए, कितने इशू हो रहे हैं। सो दैट इज इनकन्वर्टेबिलिटी, कि ये कन्वर्ट नहीं हो सकते गोल्ड के अंदर। एंड नो इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू आप पढ़ चुके हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसकी जो एक्चुअल वर्थ है, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है जो उसकी फेस वैल्यू है। सो अगर एक नोट 1000 रुपए का इशू हुआ है तो उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू तो 1000 है, लेकिन उसकी बैक पे कुछ नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 0 है, पीस ऑफ पेपर है सिर्फ वो। सो इंट्रिंसिक वैल्यू इस किस्म के जो नोट इशू किए जाते हैं
उसकी बैक पे कुछ भी नहीं है. सो दिस इज अनदर demerit or disadvantage of this kind of note issuance method, that is called minimum reserve system. जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. नो क्वेश्चन. सर ये जो इससे पीछे प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ नोट्स, उसमें करेंसी प्रिंसिपल है, बैंकिंग प्रिंसिपल है, वो हमने करना है? नहीं, वो आपने नहीं करना. अच्छा ठीक है. आपने जो करना है उसमें सबसे पहले पैसा क्या है, उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ मनी पढ़नी है जिसमें बार्टर, कमोडिटी, सारा ये आता है. उसके बाद आपने उन्हीं के बेनिफिट्स और डीमेरिट्स पढ़ने हैं. जैसे मेटालिक मनी के अपने बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस थे, फिर पेपर मनी के अपने थे, वो पढ़ना है. उसके बाद आपने ये नोट इशुएंस मेथड पढ़ना है. और एक का और आज का टॉपिक है, दैट इज फंक्शंस ऑफ मनी. या ये आज पढ़ के तो पैसे वाले जो टॉपिक्स हैं या जो मनी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आज हम वाइंड अप करते हैं. ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ठीक है सर. फंक्शंस ऑफ मनी. आप देखें कि हम मुख्तलिफ चीज़ों को पैसा कह रहे हैं. यानी कि बार्टर सिस्टम की बात करें तो गुड्स को ही पैसा कहते थे, बिकॉज यू कैन एक्सचेंज गुड्स विद गुड्स, सर्विसेज विद गुड्स और सर्विसेज विद सर्विसेज. उस टाइम की जो चीज़ें थी वही पैसा था. फिर बात की हमने कमोडिटी की या फिर बात की मेटालिक मनी की, तो उस टाइम पे जो सिक्के थे वो पैसा था. फिर एक टाइम आया कि कागज़ के टुकड़े पैसे होने लगे. फिर एक टाइम आया कि प्लास्टिक के कार्ड पैसा होने लगे. सो बेसिकली पैसा इटसेल्फ कुछ नहीं है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसकी वजह से हम उसे पैसा कह देते हैं. अब वो फंक्शंस क्या हैं या एक पैसे में क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए कि हम उसको पैसा कह सकें, इसके ऊपर बात करते हैं. दोज आर कॉल्ड फंक्शंस ऑफ मनी. सो द फर्स्ट दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बल्कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया फंक्शंस ऑफ मनी को. प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड कंटिंजेंट फंक्शंस और अदर फंक्शंस. सो वन बाय वन देखते हैं. प्राइमरी फंक्शंस 4 हैं. फर्स्ट वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यानी कि पैसा बहुत से काम करता है, बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है. उसमें से एक फंक्शन है मीडियम ऑफ, प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, कि पैसा वो है जिसके थ्रू आप चीजों को एक्सचेंज करते हैं, या पैसा वो है जो जरिया बनता है चीजों को या सर्विसेज को एक्सचेंज करने का. यानी कि लेट से मुझे गंदम खरीदनी है, तो मैं जाके मार्केट में एक पीस ऑफ पेपर देता हूँ जिसको हम नोट कह रहे हैं या पेपर मनी कह रहे हैं, वो मुझे उसके बदले गंदम देता है. सो क्या है, पैसे में क्वालिटी है कि इसकी वजह से चीजें एक्सचेंज हो जाती हैं. इसी तरह लेट से अगर मैं राइस बेचता हूँ, तो मैं वो पीस ऑफ पेपर लेके किसी को राइस बेच देता हूँ, तो उसके लिए ये एक जरिया बन गया चीज एक्सचेंज करने का, कि मुझे गंदम चाहिए, मैं मार्केट में गया, मैंने पैसे दिए और जाके गंदम खरीद ली. अब जिसने मुझसे पैसे लिए उसने उस पैसे के थ्रू चावल खरीद लिए. सो पैसा क्या बना, जस्ट एक जरिया बना के चीजें एक्सचेंज करने का. सो द प्राइमरी फंक्शन एंड द फर्स्ट हेडिंग अंडर प्राइमरी फंक्शन इज इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जरिया बनता है चीजों को एक्सचेंज करने का. देन इट इज स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू. स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि जब हमने लेट से वो पढ़ा था बार्टर सिस्टम, तो हम कहते थे कितने किलो गंदम दे के कितने किलो राइस लिए जाएं, या कितने किलो चीनी दे के कितने किलो डेट्स ली जाएं. सो देयर वाज नो स्टैंडर्ड. आज हम कहते हैं कि अगर एक जूस 30 रुपए का है तो 10 जूस 300 रुपए के आएंगे, और 100 जूस उसी तरह हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो बेसिकली पैसा जो है वो स्टैंडर्ड बनाता है, एक बेंचमार्क बनाता है कि कितने पैसों के अगेंस्ट कितनी चीज आएगी, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते चले जाए. तो अनदर बेनिफिट और अनदर फंक्शन और अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी इज, इसकी वजह से चीजों की जो वैल्यू है, चीजों की जो कदर है, उसका स्टैंडर्ड या बेंचमार्क हमें पता चलता है. ठीक है जी. सो स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, money serves as standard of value. The goods and services of modern world are priced and valued in terms of money. आज हम कहते हैं ना कि ये चीज महंगी है, ये चीज सस्ती है, तो उसकी बैक पे हम क्या कर रहे हैं, हम पैसे के मुताबिक उसको कंपैरिजन कर रहे हैं.
मतलब एक चीज अगर 100 रुपए की है और वो चीज 100 रुपए से बढ़ के 400 रुपए की हो जाती है, हम कहते हैं ये चीज महंगी हो गई है। तो कैसे पता चला हमें? बिकॉज उसकी बैग पे कोई ना कोई स्टैंडर्ड रखा था। सो पैसों की वजह से हमें स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू का भी पता चलता है, या जो चीज है उसके कितनी वर्थ है, कितनी कदर है, ये एक और फंक्शन है पैसे का। कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जिनकी कदर नहीं है, जैसे इसमें लिखा भी गया, एक्सेप्ट दैट ऑफ लाइफ, कि जिंदगी की कदर पता नहीं चल सकती पैसों से। लव, केयर, पैशन, ये चीजें आप मुझसे ज्यादा अच्छे समझते होंगे कि इसकी कदर बिल्कुल भी नहीं समझी जा सकती। तो दिस इज हाउ वी मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड इट इज अनदर फंक्शन ऑफ मनी। The third function that a money performs or should perform is store of value, कि आप कदर को सेव कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम था, आप जो भी आप उस टाइम का पैसा था, उस पैसे को ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते थे, बिकॉज द आइटम्स वर पेरिशेबल, खत्म हो जाने वाली थी, या कंज्यूमर गुड्स थी, या ऐसी चीजें थी जो जल्दी खराब हो जाती हैं। बट टुडेज मनी हैज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इट कैन बी स्टोर्ड। आप बैंक में रखवा लें, आप उसको अपने पास सेव कर लें। आपके पास अगर कोई करेंसी नोट है तो आप उसको जहां पे भी चाहे लॉकर में रख के उसको रख सकते हैं। सो आप उसको सेव कर सकते हैं, फ्यूचर में वो यूज हो सकता है। सो दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ मनी एंड इट इज अ प्राइमरी फंक्शन विच इज कॉल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो 3 चीजें हो गई अभी तक। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये एक जरिया बनता है चीजों को एक्सचेंज करने का। ये स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, के इसकी वजह से हम चीजों की कदर की अहमियत को अंदाजा लगाते हैं एक बेंचमार्क के थ्रू, एक स्टैंडर्ड के थ्रू, और फिर हम इस कदर को फ्यूचर में यूज करने के लिए सेव भी कर सकते हैं। एंड द फोर्थ एंड लास्ट प्राइमरी फंक्शन इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आपने क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, सो ये वही कॉन्सेप्ट है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब कि वो पैसा जो मुझे आज मिलना था, अगर मुझे वो 1 साल के बाद मिलेगा तो मुझे कितना लेना चाहिए। यानी कि अगर मैं किसी को आज 1 लाख रुपया दे रहा हूं, तो 1 साल के बाद मुझे वो कितने पैसे वापस दे कि वो आज के 1 लाख के बराबर हो। 1,10,000 रुपया दे, ये 1,15,000 रुपया दे, इन्फ्लेशन चल रही है मार्केट में, तो उसके मुताबिक कितना पैसा मुझे वो वापस दे तो आज के 1 लाख रुपए के बराबर होगा। सो ये कैलकुलेशन भी सिर्फ पैसों की वजह से हो सकती है। ठीक है। सो दिस इज ऑल। देयर इज अनदर फंक्शन विच इज कॉल्ड स्टैंड डेफर्ड, कहते हैं जो आने वाले वक्त में पेमेंट होनी है। डेफर कर दिया गया, मैंने आज किसी को पैसे देने थे, मैं उसको 1 माह के बाद दूंगा, तो मैं कहता हूँ जी मैंने पेमेंट को डेफर कर दिया। सो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब यह है कि ऐसी तमाम पेमेंट्स जिनको डेफर कर दिया गया या जो फ्यूचर के अंदर पे होनी है, वो कितनी पे होने चाहिए, ये भी मेजरमेंट होती है बिकॉज ऑफ मनी दैट वी हैव टुडे। So there are 4 basic function or 4 primary functions of money. Number 1, exchange of value, yeah, medium of exchange, then standard of value, then store of value, and lastly standard of deferred payment. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। No question. Then there are secondary functions of money. Should we take a break और इसको कंप्लीट करके एक ही दफा लेक्चर को वाइंड अप करते हैं? सर कंप्लीट सर एक दफा ही कर लेते हैं। सर All कंप्लीट right. कर लेते हैं। सर कंप्लीट कर All लेते right, हैं। ठीक जी, बेहतर। Then we have the secondary functions. Now these are also the functions that money performs, but these are the secondary function, मतलब primary के बाद इनकी importance आती है। So the first one is market mechanism. आज मार्केट मैकेनिज्म क्या है? मार्केट होती क्या है? वेयर देयर आर सर्टेन बायर्स एंड देयर आर सर्टेन सेलर्स। मैं मार्केट में जाता हूँ, मुझे एक मोबाइल खरीदना है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ ये मोबाइल 35,000 में दे दें, वो कहता है 40,000 में देना है। सो वी निगोशिएट एंड वी फाइनलाइज इट एट 38,000। तो क्या है? पैसा जरिया बना एक डील को फाइनल करने का, मार्केट चलाने का। सो दिस इज अनदर फंक्शन, अ सेकेंडरी फंक्शन, के डिमांड और सप्लाई की बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर प्राइसेस फिक्स हो रही हैं या किसी भी चीज की डील्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। सो मनी हेल्प्स अस टू वर्क एज और टू हेल्प द मार्केट मैकेनिज्म। आपने डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है। तो बेसिकली क्या है? प्राइस डिसाइड की जा रही है कि किसी चीज
महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, डिफ्लेशन हो रही है, किसी की वर्थ ज्यादा हो रही है, किसी की कम हो रही है, तो मार्केट मैकेनिज्म बनाने में जो पैसा है वो हेल्प करता है. देन अनदर सेकेंडरी फंक्शन इज इनकम एंड कंजम्पशन. आज अगर मैं कहता हूं कि मेरी एक सर्टन इनकम है और इतने मेरे एक्सपेंसेस हैं, तो कितने हैं ये कैलकुलेट मैं कैसे कर पा रहा हूँ? बिकॉज आई हैव मनी. मेरे पास एक स्टैंडर्ड है, मेरे पास एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मैं इतना अर्न करता हूँ और इतना मैं बेचता हूँ. अगर ये पैसा ना होता, सो देयर विल हैव बी नो कैलकुलेशन ऑफ माय इनकम एंड माय कंजम्पशन. ठीक है. सो ये पैसा एक जरिया बनता है जिसके थ्रू मैं वैल्यूएट करता हूँ या चीजों के बारे में प्लान करता हूँ कि मैं मेरी इतनी इनकम है, आने वाले वक्त में मुझे इतना पैसा चाहिए होगा, सो मैं इतनी जगह पे एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा, सो इतना मुझे सेव करना चाहिए. ये सारा मैकेनिज्म जो है दैट इज ड्यू टू मनी. देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी. मॉडर्न इकोनॉमी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, चेक है फॉर एग्जांपल, जैसे क्रेडिट कार्ड है, जैसे डेबिट कार्ड है. ये इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं, लेकिन इनकी बैक पे तो पैसा ही है. मतलब अगर आप चेक एक लेते हैं, किसी को एक चेक दे देते हैं, तो उसकी बैक पे आपके अकाउंट्स में जो चीज पड़ी है वो तो वही पैसा है. इसी तरह आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, एटीएम कार्ड यूज करते हैं, तो आपके पास है तो वो प्लास्टिक मनी जेबों में, लेकिन उसकी बैक पे बैंक अकाउंट में तो फिर भी पैसा है. सो जितने भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उसकी बैक पे कहीं ना कहीं वो पैसा अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. देन मॉनेटरी एंड फिस्कल मैनेजमेंट. मॉनेटरी मैनेजमेंट हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड और फिस्कल बजट से रिलेटेड. दो किस्म की पॉलिसीज बनती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जिसमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही होती है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी, उसमें टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़े थे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस या बैंक रेट या मार्जिन चेंजिंग या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी चेंजेस. नो ये चीजें नो याद है सर, आपको? ये नो पढ़ी सर. नहीं है। ये मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ी थी, ये नहीं हो नहीं सकता. मॉनेटरी, इन्फ्लेशन नहीं और नहीं इन्फ्लेशन. पढ़ी है. मॉनेटरी और फिस्कल वैसे पॉलिसी पढ़ी है, पर इनके जो टूल्स आप आगे कह रहे हैं ना इतने डिटेल में ये नहीं पढ़े हुए. ऑलराइट. सो चले, मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आपके पास है. मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है कि मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो रही होती है. अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो इन्फ्लेशन हो जाती है, मनी सप्लाई कम हो जाती है तो डिफ्लेशन हो जाती है. ये दोनों बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रही है या बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो रही है, दोनों मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती. तो इनको कंट्रोल करने के लिए पैसे की मिकदार या मनी सप्लाई को ज्यादा या कम किया जाता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी. तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो हम पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं, अनदर फंक्शन ऑफ मनी इज कि हम पैसे की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करके इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी मैनेजमेंट. तो इसके अंदर भी पैसे का या फंक्शन, पैसा भी एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. सिमिलरली फिस्कल मैनेजमेंट मींस दैट वी, आप सुनते हैं ना कि जून में हर साल गवर्नमेंट बजट पास करती है, इसी तरह हर इंडिविजुअल कोई ना कोई बजट बनाता है कि इतना मेरे रेवेन्यू है, इतने मेरे एक्सपेंसेस हैं. सो इसमें भी पैसों की बात हो रही है कि एक मुल्क के पास टैक्स के थ्रू चालान, फी, पेनल्टी, फलाने प्रोजेक्ट, ये इसके थ्रू हमारे पास पैसे आएंगे, और एक मुल्क को इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई एयरपोर्ट बनाना है, कोई मोटरवे बनानी है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई यूनिवर्सिटीज बनानी है, यहाँ पैसे लगाने हैं. सो मॉनेटरी एंड फिस्कल मैनेजमेंट को प्लान करने के लिए, उनको सारे तरीकाकार वजह करने के लिए भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है. सो दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ मनी व्हिच इज बीइंग परफॉर्म्ड. देन एड्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे सेविंग कितनी होगी, क्रेडिट कितना लिया जाएगा, एडवांसेस कितने दिए जाएंगे, ट्रेड कितनी होनी चाहिए, इंपोर्ट कितनी हो रही है, एक्सपोर्ट कितनी हो रही है, हम कितने की चीज खरीद रहे हैं, कितने की चीज बेच रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं. और इन सारों को फैसिलिटेट करता है आज का पैसा. तो दिस एड्स का मतलब होता है मदद करना. तो जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने आपको बताई, खरीदा जाना, बेचा जाना, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेविंग, एडवांसेस, क्रेडिट, ये सारों की बैग पे जो चीज मौजूद है दैट इज मनी.
सो ये भी एक फंक्शन है। इसी तरह स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड, ये मिलती जुलती है चीज जो मैंने आपको बता दी कि अगर आपने ट्रेड करनी है, इकोनॉमी ऑफ स्केल का शायद आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, कि चाइना, हम कहते हैं कि जी चाइना हमेशा सस्ती चीजें बना लेता है। क्यों बना लेता है? बिकॉज वो इतनी बल्क में बाइंग करता है, इतनी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करता है, उसके अपने मुल्क की आबादी 1.5 अरब से ज्यादा है, तो अपने मुल्क के साथ एक्सपोर्ट भी करता है। सो इतनी बड़ी चीजें बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल भी इकट्ठा खरीदता है। जब वो रॉ मटेरियल इकट्ठा खरीदता है तो फिर उसकी बारगेनिंग पावर बढ़ जाती है। यानी कि अगर मैं मार्केट में एक जूस लेने जाता हूँ, लेट से वो कहता है इट्स ऑफ ₹30, मैं कहता हूँ मुझे 1,000 जूस चाहिए, मुझे आप 28 के हिसाब से दें, तो प्रॉबेबली ही वुड एग्री। इसी तरह मैं कहता हूँ मुझे 10,000 जूस चाहिए, तो शायद वो 26 पे एग्री कर जाए। एक सर्टन लिमिट के बाद वो कम नहीं करेगा पैसे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो निगोशिएट करेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम निगोशिएटिंग बिकॉज आई एम बाइंग इन बल्क। इसी तरह जब हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की, तो चाइना अगर इतनी बल्क बाइंग कर रहा है तो वो अपनी पर यूनिट कॉस्ट कम कर रहा है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम कर देता है। यानी कि बाकी मुल्क अगर वो चीज 30 रुपए में बनाते हैं, तो चाइना ने क्योंकि चीज खरीदी सस्ती होती है, इसलिए वो 250 रुपए में बना लेता है। सो स्पेशलाइजेशन अचीव करने में, फिर उसको ट्रेड करने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, ये पैसा जो है ये हमारी हेल्प करता है। सो दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ मनी। इसी तरह लिक्विडिटी टू इंटरनेशनल ट्रेड, लिक्विडिटी कहते हैं पैसा प्रोवाइड करना। यानी कि मेरे पास गोल्ड मौजूद है, हो सकता है कि गोल्ड हर बंदा एक्सेप्ट ना करे। मेरे पास एसेट तो मौजूद है, गाड़ी मौजूद है, लेट से मेरे पास एक घर मौजूद है, लेकिन लाजमी नहीं है कि अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो वो मुझसे घर लेके मुझे कोई चीज दे। सो पैसा वो चीज है जो इमीडिएटली एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन है, इसलिए ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, इमीडिएट एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करता है किसी भी चीज को खरीदे या बेचे जाने में। सो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक कह लें, इसको फंक्शन कह लें, या इसको बेनिफिट कह लें पैसे के बारे में। So these were the secondary functions. And lastly, contingent functions. Contingent functions वो होते हैं जो कभी होते हैं और कभी नहीं, मतलब you cannot force those functions. Contingent हम कहते हैं जी अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो आप अच्छा ग्रेड ले लेंगे। So this is a contingency that you are making assumptions based on certain things. मैं कहता हूं कि जी आज बारिश होगी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? उसके साथ मैं एक चीज लगाता हूं, आज बारिश होगी क्योंकि आज बादल है। सो बारिश होना कंटिंजेंट है बादल होने पे। सो कंटिंजेंसी का मतलब है अ थिंग विच मे हैपन एंड विच मे नॉट हैपन, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन सर्टन assumptions है। इसी तरह कंटिंजेंट फंक्शन में पहला है बेसिस फॉर इकोनॉमिक थ्योरीज। अब बहुत सारी इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, जैसे इन्फ्लेशन है फॉर एग्जांपल, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है कि अगर हम मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो मुल्क में इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरीज हैं उनकी बैक पे पैसा यूज हो रहा है, उनकी बैक पे कहीं ना कहीं पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, उनकी बैक पे कहीं ना कहीं पैसा अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कुछ कैलकुलेशंस में, कुछ फार्मूलाज के अंदर, या कुछ एजम्पशन में, या कुछ ना कुछ प्रूव करने में, कुछ ना कुछ कंक्लूजन देने में। सो कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, और कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। सो इसलिए इसको कंटिंजेंट बनाया गया कि इकोनॉमिक की सब पॉलिसीज में पैसा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। सो दिस इज व्हाई इट इज अ कंटिंजेंट फंक्शन कि कुछ थ्योरीज में ये पैसा इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ थ्योरीज में पैसा इन्वॉल्व नहीं है। देन डिटर्मिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। जीडीपी मेथड है, या प्रोडक्ट मेथड है, या इनकम मेथड है। सो कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो जिसमें पैसा यूज होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, कुछ मेथड ऐसे हैं जिसमें नहीं होता। सो ये भी एक कंटिंजेंट फंक्शन है। फिर इसी तरीके से एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमम एलोकेशन एंड बेसिस ऑफ क्रेडिट, ये दोनों पॉइंट आप खुद पढ़ लीजिएगा, इट्स सिंपल। जो चीज नहीं समझ आएगी वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। लास्टली अदर फंक्शंस, मतलब कुछ और इसके अलावा फंक्शंस जो हैं, जस्ट दो बताए गए हैं। एक है मेजर ऑफ लिक्विडिटी,
कि आपके पास कितना इमीडिएट कैश मौजूद है। लिक्विडिटी हम कहते हैं ऐसी चीजों को जो बहुत जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे प्राइस बॉन्ड है, जैसे गोल्ड है, जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं, मतलब ऐसी तमाम चीजें जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, हम उनको कहते हैं दे आर और लिक्विड एसेट। ये आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। करंट एसेट्स में द मोस्ट, या आपने एक रेशो पढ़ी होगी, एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो भी कहते हैं जिसको, कि ये जी वो सर। एग्जैक्टली। सो ये वो रेशो या वो एसिड्स होते हैं जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो मेजर ऑफ लिक्विडिटी, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे एसेट्स हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ बिल्डिंग भी है, लैंड भी है, फैक्ट्री है, प्लांट है, स्टॉक्स हैं, गोल्ड है, कैश है। लेकिन जब मैं कैलकुलेट करने लगता हूँ कि कितनी जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो मुझे एक माह में पे करनी है, और उसके अगेंस्ट कितने एसेट्स मेरे पास ऐसे हैं जो मुझे एक माह के अंदर कैश दे सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी मेजर करना। तो ये लिक्विडिटी मेजर भी मैं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे का फंक्शन मौजूद है। तो अगर पैसा ना होता तो आई मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कितनी लिक्विडिटी मेरे पास मौजूद है। सो इसको मेजर ऑफ लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। एंड लास्टली, डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्वेंसी। सोल्वेंसी कहते हैं कि सोल्वेंसी रेशोज, डेट टू इक्विटी रेशोज, इस किस्म की आपने शायद पढ़ी हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सोल्वेंसी इसको कहते हैं कि आपका बिजनेस क्या इस काबिल है कि अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके अपने एसेट से। आपने बैंकरप्सी पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में शायद मैंने ही आपको बताया था इंसॉल्वेंसी क्या होती है, बैंकरप्सी क्या होती है, डिफॉल्ट कर जाना क्या होता है। तो अगर आपका बिजनेस इस काबिल नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियां अपने एसेट से पूरी कर सके, तो इसको हम कहते हैं बिजनेस बैंकरप्ट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब ये मेजर करना है कि क्या आपका बिजनेस सॉल्वेंट है, क्या आपका बिजनेस इस काबिल है कि अपनी जिम्मेदारियां अपने एसेट से पूरी कर सके। सो ये फंक्शन भी पैसा परफॉर्म करता है। लेट से मेरे पास जमीन है, अब जमीन एक एसेट तो मौजूद है, लेकिन मैं कैसे पता करूं कि मेरी लाइबिलिटी को पूरा करेगा कि नहीं। आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ मनी। सो मैं कहता हूँ जमीन की जाके मालियत लगवाओ, मैं प्रॉपर्टी डीलर से पूछता हूँ, मुझे कहता है ये जमीन 100 मिलियन की है। नाउ आई कैन आइडेंटिफाई कि क्या मैं इस काबिल हूं या क्या मेरा बिजनेस इस काबिल है कि मेरी जिम्मेदारी पूरी कर सकता है कि नहीं पूरी कर सकता। तो इसलिए हम इसको एक और एक और तरीका या एक और फंक्शन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या मेरा जो एसेट्स हैं, या क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं अपने बिजनेस को सॉल्वेंट रख सकूं, या मेरे बिजनेस की लाइबिलिटीज मेरे एसेट से पूरी हो सके। सो बेस इसकी भी पैसा है। सो दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ मनी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैसों के यूज हो सकते हैं, लेकिन इतने भी जो हमने पढ़ लिए हैं ये काफी है। जी नो क्वेश्चन। चलें ठीक है जी, दैट्स इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। यहाँ तक आपने जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, समझ लेना है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें फिर हम बैंकिंग से रिलेटेड एक मॉनेटरी सिस्टम, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कंक्लूड करके मैं आपको 15-20 मिनट का ओवरव्यू दूंगा। चीज़ें पढ़ ली हैं, जस्ट उसको एक कोहेरेंस बनानी है कि कैसे हमारे मुल्क का मॉनेटरी सिस्टम बनता है, और फिर उसके बाद हम बैंकिंग पे आ जाएंगे। तो जो क्वेश्चन होगा आप उसको नोट कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस हो सके, और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपके साथ मैं गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा। सर ये जो ये टॉपिक है इशुएंस ऑफ मनी इन पाकिस्तान, ये करना है? इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये हमारी सिलेबस में या स्कीम ऑफ स्टडी में नहीं है, बट ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन यू शुड नो कि हमारा मुल्क किस मेथड पे चलता है। उसमें सिर्फ ये डिस्कस किया गया होगा कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पहले इंडिया, जैसे मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई कि पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही हमारा लिए फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था, फिर स्टेट बैंक आया, 65 तक हमारे पास प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम रहा, उसके बाद मिनिमम रिजर्व। सब वो जस्ट एक हिस्ट्री होगी, जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपने पढ़ लिए हैं, बाकी सिर्फ हिस्ट्री होगी। जी सर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही मैंने पूछना था। हमारी क्लास में एक स्टूडेंट जो रिपीट कर रहा है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट बिजनेस का, तो उसका मुझे बता दें उसको